नमस्कार, मैं डॉक्टर रवि। आज मैं बात करूँगा जो प्रमेह जो आयुर्वेद में चरक संहिता में, सुश्रुत संहिता में जो प्रमेह का वर्णन किया गया है और मैंने अपने पहले की वीडियो में भी आप लोगों को बताया है कि जो प्रमेह जो हैं वो कफ, पित्त और वात से उत्पन्न होते हैं। जो कफ से उत्पन्न होते हैं वो 10 प्रकार के होते हैं। पित्त दोष से जो उत्पन्न होते हैं वो 6 प्रकार के होते हैं और वात दोष से जो प्रमेह होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं। तो इसमें भी जो वात दोष में से जो 4 प्रकार के होते हैं तो उनमें से ही एक जो है वो मधुमेह की कैटेगरी में जो लिया गया है। मधुमेह जिसको कि आज की डेट में हम डायबिटीज मेलाइटिस के नाम से जानते हैं। और अन्य जो प्रमेहों की गणना आचार्य चरक ने करी हुई है, सुश्रुत ने की हुई है, जिसमें कफ के 10 प्रकार हैं, पित्त के 6 प्रकार हैं और वात के अन्य जो 3 प्रकार हैं वो सारे जो हैं वो इस तरह की प्रमेह हैं, यानी कि वो मूत्र संबंधी जो आज के दौर में जो विकार होते हैं उनको आप इस कैटेगरी में रख सकते हैं। जैसे कुछ एक लोग ऐसे होते हैं जो कि उनको शुगर के, डायबिटीज़ के लक्षण पाए जाते हैं, लेकिन जब वो टेस्ट करते हैं, जब उनकी ब्लड ग्लूकोज लेवल देखते हैं, चाहे वो खाली पेट देखते हैं, पोस्ट प्रेंडियल देखते हैं या फिर रैंडम देखते हैं, तो शुगर उन लोगों की नॉर्मल आती है, लेकिन लक्षण जो है उनमें वो डायबिटीज़ के ही पाए जाते हैं। तो आप उस तरह की डायबिटीज़ को आप इन प्रमेहों की कैटेगरी में रख सकते हैं। हाँ, अगर इन्हीं प्रमेहों का लगातार होने के बावजूद भी व्यक्ति अगर वो इसका अपनी चिकित्सा नहीं करता है, परहेज नहीं करता है, तो फिर अल्टीमेटली ये जो प्रमेह हैं, कफ के 10 प्रकार और पित्त के 6 प्रकार, ये सारे जो है ये फिर स्विच ओवर कर जाते हैं वातज प्रमेह यानी मधुमेह की तरफ को ये स्विच ओवर कर जाते हैं। तो इसलिए जो मैं अभी बात कर रहा हूँ वो प्रमेह रोग में किस तरह का आहार जो है वो व्यक्ति को सेवन करना चाहिए। आचार्य चरक ने चरक चिकित्सा अध्याय जो प्रमेह है उसके अगर 20 और 21वें श्लोक को हम देखते हैं तो उसमें बहुत ही अच्छे तरीके से आचार्य चरक ने प्रमेह के रोग में आहार के बारे में वर्णन किया गया है। तो आइए देखते हैं कौन से वो आहार द्रव्य हैं। विशेष करके इसका जो सीक्वेंस है वो यही रखा हुआ है। कफज प्रमेह को जो कि 10 प्रकार के हैं उनकी हम चिकित्सा नहीं करते हैं, या व्यक्ति जो है फिर भी निदान का सेवन करता रहता है, आहार का जो त्याग करना है उसको नहीं करता है, तो जो कफज है वो फिर पित्तज में कन्वर्ट होंगे और जो पित्तज है फिर वो अल्टीमेटली वातज की तरफ को जाएंगे। तो कफज की बात करेंगे, कफज प्रमेह में क्या क्या आहार द्रव्य जो है वो रिकमेंडेड है बाई आचार्य चरका। तो आचार्य चरक कहते हैं कि कफज प्रमेह के रोगी को कफज प्रमेह के रोगी को मूंग की दाल का यूज, आप समझ सकते हैं मूंग की दाल, जिसकी मैंने अपने पहले की वीडियो में डिस्क्रिप्शन दी हुई है कि मूंग की दाल की क्या क्या गुण हैं, क्या क्या क्वालिटीज़ है। तो ध्यान देना ज़रा। मूंग की दाल का यूज़ का मतलब लिक्विड, जैसे सूपी जैसी जिसमें कि लिक्विड कंटेंट ज़्यादा हो, या तिक्त रस प्रधान साग, यानी कि ऐसे साग जो हम साग खाते हैं जो कड़वे हैं, तिक्त रस प्रधान हैं, उनका साग। तो उसमें क्या क्या आ जाता है? नंबर 1 पे मेथी, बथुआ, जीवंती, चौलाई, इस तरह के, नीम, पटोल, परवल, इस तरह के जो साग हैं, साग या साग जो भी आप अपनी सुविधा के हिसाब से कहते हैं, या तो इस साग का, तिक्त रसों से युक्त साग का, या मूंग की दाल का यूज का सेवन जो है वो साली चावल, जिनको कि श्रेष्ठ माना है, साली चावल और षष्ठी चावल, तो पुराना, हालांकि हम डायबिटीज़ के रोगियों को, मधुमेह के रोगियों को चावल खाने का निर्देश नहीं देते हैं। चावल जो है इसमें
वो रिकमेंडेड नहीं है। लेकिन शुरुआती अगर प्रमेह जो मैं कह रहा हूँ कि कफज प्रमेह रोगी है तो उसको मूंग की दाल का यूज़ या फिर तिक्त रस प्रधान शाकों का प्रयोग, पुराने साली चावल, अब ये आइडेंटिफाई करना है आपने, साली चावल के भात के साथ, जो भात हम खाते हैं, भात जो बनता है घर में, भात का मतलब जिसमें थोड़ा सा जो लिक्विड कंटेंट ज़्यादा होता है और जिसको हम हाथ में पकड़ने पर, मुट्ठी में पकड़ने पर जिसका लड्डू बन जाता हो, वो भात हुआ। उस तरह का भात जो है पुराने साली का बना के, या तो आप तिक्त रस प्रधान सागों के साथ या फिर मूंग की दाल की यूज़ के साथ को हम इसको रिकमेंड करते हैं, आचार्य चरक। साथ ही साथ ये जो इसमें जो अब किस तरह के तेलों का प्रयोग जो है रिकमेंडेड है, तो जो तेल जो हैं वो कहे गए हैं दंती, इंगुदी, हिंगोटा भी जिसको कहते हैं, और अतसी, अलसी, या फिर सरसों का तेल। ये आपने एक सीक्वेंस में, शिफ्टिंग ऑर्डर में आप इन तेलों का प्रयोग जो है प्रमेह रोगी को करना चाहिए। किसी एक तेल विशेष का जो है वो लंबे समय तक प्रयोग नहीं करना चाहिए। या आप दंती का तेल, इंगूदी का तेल, अलसी का तेल या फिर सरसों का तेल। कुछ एक ऐसे मधुमेह के रोगी होते हैं जिनका कि लाख प्रयत्न करने के बावजूद भी जो डायबिटीज है कंट्रोल में नहीं आता है। जब उनसे इंक्वायर करते हैं कि आप अपने सब्जी में कौन सा छौंका आप लगाते हैं, किस तेल का लगाते हैं, तो एक ही तेल का जो है वो छौंका लगाते रहते हैं बड़े लंबे समय तक, जैसे कोई सरसों के तेल का लगाता रहेगा। तो उस तरह के रोगियों को निश्चित तौर पर ही ये अपना तेल जो है ये चेंज करना चाहिए, चाहे आप अलसी का करें, दंती का करें या इंगुदी का करें। ये आचार्य चरक की रिकमेंडेशन है। साथ ही साथ जो पुराने मैंने बताया साली है उसका भात जो है वो बनाना चाहिए। और प्रमेह के रोगी में जो है जौ के बारे में मैंने एक पहले भी वीडियो बनाई हुई है उसकी क्वालिटी की। तो जौ की अगर बात करें तो वो रुक्स होता है। रुक्स होने से क्या होगा, जो प्रमेह में जो क्लेद होता है उस क्लेद को वो सोखता है। उष्ण होता है, उष्ण होने से भी ये क्लेद का शोषण करता है। रुक्स होता है, उष्ण होता है, लघु होता है और आसानी से पच जाता है और शरीर में ये लघुता उत्पन्न करता है। तो जौ का भी सेवन जो है आचार्य चरक ने प्रमेह के रोगियों में एक बहुत ही एक रिकमेंडेड आहार जो है इसको जौ को माना हुआ है। विभिन्न अलग अलग जो है कल्पनाओं के साथ जौ को लेने का विधान जो है वो आचार्य चरक ने बताया हुआ है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये जो है ये इन्फॉर्मेशन जो मैंने आपको डिलीवर की, ये बहुत से जो ऐसे रोगी हैं जो एक सही चिकित्सा की तलाश में हैं, तो उनको शायद इससे कुछ लाभ होगा। तो अगर मेरे व्यूअर से मेरी रिक्वेस्ट है कि वो कमेंट में मुझको टेक्स्ट करके भेजें कि वो किस तरह की इन्फॉर्मेशन के बारे में जानकारी चाहते हैं। तो अगर इस तरह से करते हैं तो वो दोनों के आपके लिए भी वो फ़ायदेमंद होगा। धन्यवाद।